हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल बायोपुर। गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2019 में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। गाइस, अगर बता दें, अगर आपने 2010 से 2018 तक के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो हमने उस सब वीडियो को अपलोड कर चुका है इस चैनल पे, जाके आप उन सबको वॉच कीजिए और अपना प्रीवियस ईयर एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए। हमको आपको बता दें, अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपको 350 मार्क्स लाने या फिर कम से कम 300 तो ला ही सकते हैं आराम से। उतना आप आराम से ला सकते हैं। आपको पीएमसीएच जैसे कॉलेज आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे साथ डेली 8:30 बजे जुड़ सकते हैं और जितने भी पीछे के क्लासेस हुए हैं सबको आप जाके वॉच कर लीजिए, ठीक ना। तो गाइस, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाणुओं में फिमरी का कार्य होता है। यानी कि जो जीवाणु होते हैं ना, उसमें एक फिमरी ऑर्गेन होता है। उस ऑर्गेन का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन हैं। जैसे आँख हो गया जिसका काम है देखना, कान हो गया इसका काम है सुनना, लीवर हो गया जिसको वो पाचन का कार्य करता है। उसी तरह जीवाणु में जो फिमरी होता है इसका वह क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि लैंगिक जनन में भाग लेता है। यहाँ पर लैंगिक कर लीजिएगा, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जो जीवाणु में फिमरी होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। यानी कि जो शैवाल में कोशिका भित्ति होता है वो कोशिका भित्ति किसका किसका बना होता है? तो उस कोशिका भित्ति में देखिए सेलुलोज होता है, गैलेक्टन होता है और मैनल होता है। यानी कि इन तीनों के द्वारा यह बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेलुलोज, गैलेक्टन तथा मैनन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरे पादपों में बोरॉन सहायता करता है। यानी कि जो हरे पादप होते हैं उसमें बोरॉन अपना किस प्रकार से सहायता करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि शर्करा स्थानांतरण, ठीक ना। जो बोरॉन होता है वो हरे पादपों में शर्करा का स्थानांतरण करता है। यानी कि जो शर्करा होता है ना, इसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम है। यानी कि जो पुष्पन, देखिए पुष्पन प्रक्रिया किसको बोलते हैं? जो पुष्प खिलता है ना, उसी खिलने की प्रक्रिया को पुष्पन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो पुष्पन प्रक्रिया होती है तो इसके लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम जो होता है, यानी कि जो पुष्पन प्रक्रिया को कराता है, इसमें वो अपना हेल्प करता है, वो एक फाइटोक्रोम होता है। लेकिन वो कौन सा फाइटोक्रोम होता है? तो वो बता दें कि पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक, जो पत्तियों में वर्णक पाया जाता है ना, वह एक प्रकार का फाइटोक्रोम होता है। और इसी फाइटोक्रोम की वजह से पुष्पन की प्रक्रिया होती है, यानी कि फूल खिलता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पुष्पन प्रक्रिया किसके लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम है? तो पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक जो होता है ना, पत्तियों में पाया जाना वर्णक, इसी फाइक्रोम की वजह से पुष्पन प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शकरकंद किसके समजात होते हैं? यानी कि जो शकरकंद है ये किसके समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ये शलजम के समान होते हैं। देखिए यहाँ पे समान कहने का मतलब है ना कि जो शकरकंद है ना, यह एक प्रकार का जड़ होता है शकरकंद, ठीक ना। और शलजम भी एक प्रकार का जड़ होता है। और यहाँ पे पूछ ही रहा है समझाते, यानी कि शकरकंद के समझात शकरकंद के समान कौन होता है? तो वो शलजम होता है। आप बोलिए अदरक भी तो होता है, अदरक भी तो जड़ में होता है, लेकिन देखिए अदरक तना में आ जाता है, ठीक ना। अदरक तना में आ जाता है, ये जड़ में नहीं आता है। आलू भी बोलिएगा जड़ है, लेकिन आलू भी तना में आ जाता है। और अरबी तो तना है ही, ठीक ना। तो ये तीनों तना में आ जाते हैं, लेकिन शलजम जो है ना ये जड़ में आ जाता है। और देखिए अगर आपको कहीं पे भी बायोलॉजी में अगर समजात मिल जाए ना, समजात अंग हो, समजात फल हो, या फिर समजात कहीं पे भी हो, इसका अर्थ होता है ना कि समजात का अर्थ होता है कि उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो उसका वर्क होता है, उसका काम होता है, वह भिन्न भिन्न होता है। ऐसे मान लीजिए कि मूली है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मूली है और एक गाजर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लेकिन इन लोगों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। तो ये भी एक समजात फल हुआ है। उसी तरह शकरकंद और शलजम एक ही समान होता है, लेकिन इनका काम क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए समजात ऑर्गेन बोले तो ऐसा अंग जिनका संरचना तो एक ही होता है, लेकिन उनका वर्क अलग अलग होता है, उनका काम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शलजम, यानी कि शकरकंद शलजम के समजात होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोला है, कर्कएधा का उद्गम होता है। यानी कि जो कर्कएधा है ना, उसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो वॉलकुट होता है ना, उसकी बाहर की कोशिकाओं से कर्कएधा का उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? यानी भारत देश में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी इज करेक्ट, यानी कि पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटों में। अब इसका कारण क्या है कि पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटों में जैव विविधता अधिक देखी जाती है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है ना कि जो ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है ना, इन जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस कारण यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध होता है ना। अगर यहाँ पे शुद्ध होगा तो जैव विविधता यानी कि यहाँ पे जितने भी जीव होंगे उनमें विभाजन होगा। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मली आप देख ही सकते हैं, जहाँ पे भी अगर कोई भी पक्षी है उनके लायक अगर वातावरण नहीं मिला तो धीरे धीरे वो सब लुप्त हो रहे हैं। बट यहाँ पे ना पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं एकदम मस्ती से रहते हैं। इनको पर्यावरण में कोई इसी प्रकार का दूषित वगैरह चीज़ नहीं मिलता है, जिस कारण ये लोग मस्ती से और यहाँ पे वृद्धि होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होता है। यानी इसमें पूछ रहा है ना कि मान लीजिए एक झील है, ठीक ना, उस झील में मान लीजिए बहुत सारा कचरा है, तो उस कचरा का स्तर सबसे अधिक किस में, यहाँ पे किस में हो गया है, यहाँ पे किस में कर लीजिएगा, ठीक ना। वो उस कचरा से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है वही पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस झील में है ना तो इसमें छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, पादप होते हैं जो छोटे छोटे, उनको मछलियाँ खाती है, ठीक ना। छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मछलियाँ खाती है, और मछली को कौन खाता है, जो पक्षी होती है उसमें वो मछली को खाती है। तो देखिए पहले तो झील में से आया किस में, छोटे छोटे पौधों में, उसके बाद से पौधा को मछली खाई तो मछलियों में आया, अब मछली को खा गई पक्षी, तो ये पक्षी में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका स्तर सबसे ज़्यादा पक्षियों में होता है, कहीं ना कहीं लास्ट में पक्षी में जाए। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि चूहा अगर कुछ खा लेता है तो मर जाता है, और उस चूहा को अगर कुछ बिल्ली खा लेती है तो बिल्ली भी मर जाती है, अगर बिल्ली को कुछ खाता है तो ऐसे 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 मतलब बढ़ते जाता है, ठीक ना। मैंने जो लास्ट में खाता है उसी में ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कहीं ना कहीं कि पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का सबसे अधिक स्तर किस में होगा, तो होगा जल पक्षियों में। देखिए जल पक्षी कहने का मतलब वैसा पक्षी जो जल में रहती है उसी को जल पक्षी बोलते हैं, ठीक ना। तो जल पक्षियों में होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे विक्रो नहीं होगा, यहाँ पे ब्रीक होता है, ठीक ना। ब्रीक मतलब किडनी। देखिए ब्रीक बोले, गुर्दा बोले या किडनी बोले, एक ही बात हुआ ना। ब्रीक, गुर्दा और किडनी तीनों के तीनों एक ही होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किडनी रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। यानी कि देखिए किडनी जो होता है ना हमारे बॉडी में छानने का काम करता है, आपको पता ही होगा, ब्लड को छानता है, पानी को छानता है, और छान को जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको बाहर कर देता है, ठीक ना। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किडनी रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, यानी ब्लड में जितने भी कचरा रहते हैं उसको साफ करके जो निकालता है किडनी, उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ब्लड से बाहर नहीं निकलता है, बाकी अमोनिया को बाहर कर देता है, यूरिया को बाहर करता है, यूरिक एसिड को बाहर कर देता है, ठीक ना। ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक ना। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि इन चारों हार्मोनों में से कौन सा ऐसा एक हार्मोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ग्लूकागॉन जो होता है ना ये एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है और एड्रेनिन है ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होते हैं, केवल ग्लूकागॉन ही पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में कि जो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। हाँ जी, थायराइड ग्रंथि द्वारा ये होता है थायरॉक्सिन, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी एक अपंग फफूंद है। फफूंद बोले तो कवक ना, कवक को ही फफूंद बोला जाता है। तो कौन सी एक कवक है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि कवक है यानी कि फफूंद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि एना बिना एक फफूंद होता है, बाकी जितने भी है ना ये फफूंद नहीं होते हैं। देखिए कवक किस प्रजाति में आता है, आपको पता होगा क्या कवक जो होता है ना, कवक बोले या फफूंद, थैलोफाइटा, कवक या फफूंद थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और देखिए जो राइजोपस है तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता नहीं है, फाइसेरम ये भी तो नहीं आता है, और थायोबैसिलस एस भी नहीं है, लेकिन जो इनाविना होता है ना ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यानी कि थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ना सब एक औपंग फफूंद होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि
एनावीना एक औपंग फफूंद है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकृति का सोपान को प्रतिपादित करने वाले थे, यानी जो प्रकृति का सोपान जो मॉडल दिया है वो कौन वैज्ञानिक ने प्रतिपादन के सोपान को तैयार किया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनके अरिस्टोटल जो है ना, इन्होंने ही प्रकृति के सोपान को प्रतिपादित किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है, यानी कि कौन ऐसा है जिसमें संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि फ्यूकस में संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पाश्चर ने टीकों के विकास के सर्वप्रथम प्रयोग किसके साथ किया था, यानी कि जो पाश्चर अपना टीका का प्रयोग कर रहे थे उस समय अपना सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, कौन सा ऐसा रोग था जिस पे वो अपना प्रयोग किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि उन्होंने अपना प्रयोग चेचक पे किए थे, ठीक ना। पाश्चर अपने टीकों का सबसे पहले उपयोग चेचक पे किए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइन होता है एक बाटुलाइनम, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम जो बाटुलाइनम होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में दिए विकल्पी अनऑक्सीजीव, बी में अविकल्पी अनऑक्सीजीव और सी में विकल्पी ऑक्सीजीव, डी में अविकल्पी ऑक्सीजीव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि अविकल्पी अनऑक्सीजीव, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा एंटीबायोटिक जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण टीआरएनए और एमआरएनए के बीच परस्पर किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक जीवाणु है जो कि प्रोटीन संश्लेषण तथा टीआरएनए और एमआरएनए के बीच परस्पर क्रिया करता है, वो जो एक्टिव रहता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टीआरएनए का मतलब टी से ट्रांसफर आरएनए और एम से मैसेंजर आरएनए, ठीक ना। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि नियोमाइसिस, ठीक ना। नियोमाइसिस एक ऐसा एंटीबायोटिक जीवाणु है जो प्रोटीन संश्लेषण टीआरएनए और एमआरएनए के बीच का परस्पर एक्टिविटी दिखाता है, यानी क्रिया को करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इस अगला क्वेश्चन बोला, किसमें क्लोरोक्रोओरिन वर्णक पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से फाइलम है जिसमें क्लोरोक्रोओरिन वर्णक पाया जाता है। देखिए फाइलम आपके 12 होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर उठा के हर एक साल फाइलम से आपका एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि रहेगा, तो इसलिए फाइलम का क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। तो किसमें क्लोरोक्रोओरिन वर्णक पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एनिलिडा में क्लोरोक्रोओरिन वर्णक पाया जाता है, ठीक ना। तो ये गाइस बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 8:30 बजे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपके पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने अभी तक 2010 से और अभी तक का यानी कि 2018 तक का नहीं देखे हैं तो 19 का था, 2018 तक का नहीं दिए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जाके आप उस सब वीडियो को वॉच कीजिए और अपना प्रीवियस ईयर एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और एकदम पूरा थप्पा लगा के आना है 350, ठीक ना। पीएमसीएच कम से कम आपको ले ही लेना है ना, पीएमसीएच पर अपना टारगेट रखना है और पीएमसीएच को पाना है। तो गाइस चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।